नमस्कार, स्वागत है आपका बेबाक बात में। मैं हूं तनवीर फातिमा। 2022 चुनाव से जस्ट पहले यूपी में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। कई मुद्दों पर आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। इन्हीं सब मुद्दों पर बेबाक बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बेबाक बात में। सबसे पहला सवाल, किसानों के मुद्दे को लेकर जिस तरह से हलचल मची हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या लगता है क्या असर पड़ेगा इसका चुनाव पर? देखिए, 2014 26 मई को जब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो किसानों की आय दुगनी हो इसके लिए कई योजनाएं लेकर हमारी सरकार, केंद्र की सरकार लेकर आई थी। 17 में जब हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो कैबिनेट के पहले डिसीजन में ऋण मोचन कार्यक्रम के तहत 36,000 करोड़ का प्रावधान किया गया और 86 लाख किसानों को लाभ पहुंचाया गया। धान और गेहूं की रिकॉर्ड खरीदारी उत्तर प्रदेश में की गई। करीब 1,44,000 करोड़ गन्ना किसानों का भुगतान किया गया। लगातार किसान हितैषी फैसले लिए गए। जो नया कृषि सुधार कानून है ये सीमांत और छोटे किसानों के हित में है और देश के अधिसंख्य राज्यों के अधिसंख्य किसान इस कानून के साथ हैं। इस कानून का विरोध वो लोग कर रहे हैं जिनको किसानों से कोई सहानुभूति नहीं है, बल्कि विरोध करना है, इसलिए उसके नए तर्क गढ़ रहे हैं। तीनों कानून को लेकर केंद्र सरकार लगातार वार्ता करती रही। तीनों कानून में गलत क्या है ये बात वार्ता के दौरान भी तमाम टीवी चैनलों के डिबेट्स के द्वारा में भी और तमाम फोरम पर इसकी बात और इसके बारे में पूछा गया। लेकिन आज तक किसानों के जो बड़े नेता हैं या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता हैं ये नहीं बता पाए किसानों के इस कानून में गलत क्या है। मैं एक बार ज़रूर कहना चाहता हूँ कि तीनों कानून में अगर एक पहले कानून की बात करें तो विकल्प दिया गया कि किसान अपनी उपज को मंडी में भी बेच सकता है, मंडी के बाहर भी बेच सकता है, अर्थात जहां उसको उपज का उचित दाम मिले। तो लेकिन राजनैतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ये आंदोलन चलाया जा रहा है। जिन राजनीतिक दलों को जनता की अदालत में जनता ने खारिज कर दिया है, आज वो किसानों की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। आपने अपना सरकार की तरफ से जो पक्ष या जो हित के लिए कदम उठाया गया उसकी बात की, लेकिन हाल ही में लखीमपुर में जो घटनाक्रम हुआ उसने मतलब वो बहुत ही ज़्यादा कहा जाए गंभीर रूप ले लिया है। तो इस पूरे प्रकरण को, इस पूरे कांड को आप किस तरह जस्टिफाई करेंगे? क्या पक्ष है आपका? कि लखीमपुर की घटना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है और उसको भारतीय जनता पार्टी या उत्तर प्रदेश सरकार जस्टिफाई नहीं कर रही है। सरकार का ये मानना है कि जो भी दोषी हो लखीमपुर में उसके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, चाहे वो जो 4 किसान हैं या जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और उसकी जांच पारदर्शी तरीके से हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो, और इस कांड के पीछे जो लोग हों वो चेहरे बेनकाब हों। इसके लिए किसानों की प्रतिनिधियों से वार्ता हुई और किसानों की जो प्रतिनिधि जो पीड़ित हुए थे उनकी सहमति से एक एसआईटी का गठन किया गया है। जस्टिस प्रदीप श्रीवास्तव के नेतृत्व में आयोग का गठन किया गया है, एसआईटी का भी गठन किया गया है और जो पीड़ित किसान थे उनको 45 लाख का मुआवजा और 10 लाख का अनुदान घायलों को भी दिया गया है। सरकार बहुत ही संवेदनशीलता से इस प्रकरण को हैंडल कर रही है और मुझे इस बात का संतोष है ये कहते हुए कि जो पीड़ित पक्ष है वो किसान के कदम से संतुष्ट है। इस पूरे प्रकरण को लेकर जो विपक्ष है उसने सरकार को घेरने का काम किया है, चाहे प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, यहाँ तक कि भूपेश बघेल भी इस पूरे राजनीतिक जो चल रहा है इस वक्त प्रकरण उसमें कूद पड़े हैं। तो इस तरह से जो विपक्ष ने घेराव करा है सरकार का, किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, श्री राहुल गांधी हो, श्रीमती प्रियंका वाड्रा हो, अखिलेश यादव हो या तमाम जो राजनीतिक दल के लोग लखीमपुर कांड पर बोल रहे हैं, लखीमपुर की दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर बोल रहे हैं, दरअसल उनको किसानों से कोई संवेदना नहीं है। जहां ये घटना घटी उनके परिवार वालों से भी कोई संवेदना नहीं है। ये परेशान इसलिए हैं कि 20 घंटे में ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने त्वरित निर्णय लेकर इसका पटाक्षेप कैसे कर दिया, कैसे जो पीड़ित परिवार हैं और सरकार
एक प्लेटफॉर्म पर आकर उस घटना का पर्दाफाश हो, इसके लिए एक साथ कैसे खड़े हो गए, इसके लिए वो परेशान हैं। अब अगर ये किसान हितैषी होते तो भूपेश बघेल के छत्तीसगढ़ में सिगेर में 4 आदिवासी किसान पुलिस की गोली से मारे गए और 2 महीने से वहाँ वो आदिवासी आंदोलनरत हैं। 1 रुपए का कंपनसेशन भूपेश बघेल ने वहाँ नहीं दिया। 4 दिन से छत्तीसगढ़ में दंगे हो रहे हैं, लेकिन भूपेश बघेल राहुल गांधी के सामने आके यहाँ इसलिए बैठ रहे हैं कि उनके मुख्यमंत्री का पद बचा रहे, और उसके लिए वो अपने मुख्यमंत्री पद का जो दायित्व है उसका निर्वहन नहीं कर रहे हैं। यही हाल पंजाब के सीएम का भी है। अभी नए नए सीएम बने हैं, अमरिंदर सिंह जैसे सीएम को हटा कर बनाए गए हैं, तो उनकी भी नौकरी बची रहे इसलिए वो उत्तर प्रदेश में आए हैं। नहीं तो अभी आपने किसान कानूनों की बात की, जो नए कृषि सुधार कानून आए हैं, उसका जो दूसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पंजाब में लागू है, आज की तारीख में लागू है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को ब्रीच करने वाले किसानों को जेल भेजा जा रहा है। तो कांग्रेस वहाँ तो नहीं बोलती है, और कांग्रेस तो नहीं बोलती है, जो तथाकथित किसान नेता हैं एक बार भी पंजाब के सरकार से नहीं पूछ रहे हैं कि किसानों को जेल क्यों भेज रहे हो, जबकि हमने जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो प्रारूप तैयार किया है उसमें किसान के पास अधिकार हैं। तो इन लोगों की संवेदना इनके साथ नहीं है। और अखिलेश यादव तो जिस तरीके से उनके सामने पुलिस वालों के साथ बदतमीजी हुई, जीप जलाई गई, तो आप इन लोगों से संवेदना की उम्मीद नहीं कर सकते। अखिलेश यादव की कार्यकाल की बात करें तो लंबी बात है। 2012 से लेकर 17 के बीच तमाम घटनाओं में जांच कैसे होती थी सबको पता है। थोड़ा इस मुद्दे से हटते हुए अभी हाल ही में प्रधानमंत्री का दौरा हुआ लखनऊ में, और उन्होंने कई योजनाओं की शुरुआत की है, और साथ ही जो गरीबों को आवास दिए जा रहे हैं उस पर ख़ास तौर पर जोर दिया है। लेकिन उसके जवाब में मायावती ने ये कहा है कि सरकार को इस तरह चुनाव की हड़बड़ी में आधी अधूरी योजनाओं की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट उन्होंने ये रखा है कि ये जो योजना है ये उनकी सरकार में उत्तर प्रदेश में पहले ही चलाई जा चुकी है। इस पर आप क्या कहें? देखिए फातिमा जी, आज आप जब बैठे हैं और चर्चा कर रहे हैं तो एक बहुत अच्छा दिन है। 7 अक्टूबर 2001 में माननीय प्रधानमंत्री जी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। 20 साल उनको जनप्रतिनिधि के नाते से काम करते हुआ। सुश्री मायावती जी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, उनको कम से कम प्रधानमंत्री आवास योजना कब प्रारंभ हुई वो पता होना चाहिए। 25 जून 2015 को ये योजना लागू हुई उत्तर प्रदेश में। हाँ, चूँकि अखिलेश यादव की इच्छा नहीं थी, अखिलेश यादव निष्क्रिय थे, इसलिए इस योजना का लाभ उस समय उत्तर प्रदेश की गरीब जनता को नहीं मिला। मैं ऑन रिकॉर्ड और तथ्यात्मक बात कह रहा हूँ। 30 अक्टूबर 2016 तक जब 21 राज्यों ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू कर दिया था, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योजना के लिए केंद्र सरकार को अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट तक नहीं भेजा था। 1 सितंबर को तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक जी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, केंद्र सरकार के पैसे से आप उत्तर प्रदेश की गरीब जनता को आवास दे सकते हैं। तो इतनी निष्क्रियता थी। उत्तर प्रदेश की जनता के हक का जो पैसा था वो भी राजनीतिक लड़ाई में अखिलेश यादव नहीं लेना चाहते थे। तो सपा हो चाहे बसपा हो, एक के बारे में आपने बताया, उनको पता ही नहीं है कि प्रधानमंत्री आवास योजना कब लागू हुई। और दूसरे मुख्यमंत्री का मैंने ऑन रिकॉर्ड तथ्यात्मक बातें की हैं, मैंने 2 तारीखें बताई हैं। आप अखिलेश यादव से कभी मिलिएगा तो जरूर पूछिएगा। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 75,000 लाभार्थियों को 75 जिले के, चूँकि अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है स्वतंत्रता का, तो उसके नाते से उस 75 जिलों से 75,000 लोगों को वर्चुअली चाबी सौंपी गई है आवास योजना की। और मायावती जी, अखिलेश जी, आप लोग महलों में रहते हैं, एक गरीब को जब छत मिलती है तो कितनी खुशी होती है, ये उनके दिल से पूछिए।
जिस तरह से चुनाव करीब आ रहे हैं, ये देखने में आया मनीष जी कि जो कई छोटे छोटे दल हैं उनकी इन दिनों बैठकें तेज़ हो गई हैं। शिवपाल यादव हो गए, इसके अलावा ओवैसी बहुत सक्रिय हैं। अभी हाल ही में इन लोगों ने यहाँ पर आकर भीम आर्मी के लोगों ने भी मुलाकात की है शिवपाल यादव से। तो इस तरह के जितने छोटे दल हैं ये एक मंच पर इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा प्रियंका गांधी के दौरे भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इन सब चीज़ों का लगता है आपको बीजेपी पे क्या असर पड़ेगा या आने वाले चुनाव के नतीजों पर क्या असर पड़ेगा? लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति या किसी दल को चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। देश में करीब 1200 से ज़्यादा रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड राजनीतिक दल हैं जो देश के संविधान और कानून के तहत चुनाव लड़ सकते हैं, गठबंधन भी कर सकते हैं। लेकिन 2022 में जो चुनाव का परिणाम आने वाला है वो दीवार पर लिखी इबारत की तरह साफ है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत और पूर्ण बहुमत की सरकार 2022 में बनाने जा रही है। जब मैं ये बात कहता हूँ तो उसके पीछे 4.5 साल में जो डबल इंजन की सरकार ने गांव गरीब किसान नौजवान के लिए काम किया है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया है। आज उत्तर प्रदेश में 5 एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है। इन्वेस्टर समिट के माध्यम से जो निवेश आया है उसके नाते से निजी क्षेत्रों में रोजगार का सृजन हुआ है। 4.5 लाख सरकारी नौकरियां पारदर्शी तरीके से हमारी सरकार ने दी हैं। करीब 3 लाख संविदा की नौकरियां सरकारी विभागों में हमने दी है। एमएसएमई के सेक्टर में करीब 2 करोड़ के करीब रोजगार का सृजन हुआ है। और कोरोना जैसी विभीषिका से लड़ते हुए भी अखिलेश यादव के समय में 17.1% जो बेरोजगारी दर थी, आज वो 4.7 तक आई है। ये तथ्य बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजित हुआ है। तो हमको इस जो हमारे काम है उसके आधार पर पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता का मत और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। किन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतर रही है और क्या आकलन है 2022 का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार दल है और हमारा स्पष्ट मानना है कि जो सरकार में दल हो उसको अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करना चाहिए। और हमारी सरकार के जब 1 महीने पूरे हुए थे, जब 6 महीने पूरे हुए, जब साल भर पूरे हुए, हर समय हमने अपना रिपोर्ट कार्ड दिया। अभी 19 सितंबर को मुख्यमंत्री जी ने 4.5 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। उस रिपोर्ट कार्ड को लेकर हमने एक कार्यक्रम भी चलाया। 25 सितंबर से और 2 अक्टूबर के बीच हम पत्रक लेके जनता के बीच गए और सभी मुख्यमंत्री जी से लेके और बूथ का कार्यकर्ता सभी लोग पत्रक लेके जनता के बीच गए। हमने अपना रिपोर्ट कार्ड रखा है जनता के बीच और हम उसी रिपोर्ट कार्ड के आधार पर वोट मांगेंगे। और लेकिन इसके अतिरिक्त तो जो देश के इशूज़ हैं, देश के सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, अनुच्छेद 370 हटाकर कश्मीर में शांति स्थापित की गई है। 500 साल का जो अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर का विवाद था उसका विधिपूर्वक और शांतिपूर्वक उसका निराकरण किया गया है। ट्रिपल तलाक जैसे जो समाज पर कोड़ था उसको समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। जो राष्ट्रीय इशू है उस पर भी ज़रूर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश 24 करोड़ की जनता का प्रदेश है, 80 लोकसभा है, तो ज़रूर वो भी एक इशू चुनाव में रहेगा। क्या आकलन है नतीजों के बारे में? देखिए, 2022 के चुनाव का रिजल्ट साफ है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश में हम जो हमारा पिछला रिकॉर्ड है उसको हम तोड़ने जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष है दूसरे तीसरे चौथे पे कौन रहेगा इसकी लड़ाई लड़ रही है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी। तो आज बेबाक बात में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात किसी और ख़ास शख्स के साथ। हमारे वीडियोस से जुड़े रहने के लिए हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।